नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बहुत से लोग बार बार पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए। मैंने बताया तो है कि सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल। हाँ, उसमें एक कन्फ्यूजन है कि सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल की दो किताबें हैं। एक भौतिक भूगोल का स्वरूप, लेकिन मैंने ये कहाँ बोला, मैंने कहा सिर्फ भौतिक भूगोल, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। दो प्रकाशन की आती है, एक प्रयाग पब्लिकेशन और दूसरा वसुंधरा पब्लिकेशन। आपको वसुंधरा पब्लिकेशन की भौतिक भूगोल खरीदनी है। राइटर है सविंदर सिंह। फर्स्ट पेपर का सेक्शन ए पूरा कवर करता है, बहुत अच्छी बुक है। ऐसे तो फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन में कई खंड हैं। भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, 5 टॉपिक है कुल। और ऐसे बाजार में आप देखें तो अच्छे अच्छे राइटरों की 5-5 टॉपिक्स पर अलग अलग किताबें आती हैं। यानी भूआकृतिक विज्ञान के लिए अलग, जलवायु विज्ञान के लिए अलग, समुद्र विज्ञान के लिए अलग। लेकिन ज्योग्राफी में किताबों की कमी नहीं है, लेकिन एक ही किताब पढ़िए, ढंग से पढ़िए। 75 किताबें पढ़ने से कोई फायदा निकलता नहीं है। समझ को विकसित कर लीजिए तो एक ही किताब पर्याप्त है, और वो कौन सी है, सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल, वसुंधरा प्रकाशन। ओके, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। जो भी पढ़ने के दौरान दिक्कतें आए वो आप कमेंट में लिख दिया करिए। भले ही मैं कमेंट नहीं करता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं। जो विशेष समस्या है उस पर ध्यान देने का मैं प्रयास करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे प्रिय छात्र हैं। आइए, प्लेट किनारे अध्ययन की दृष्टि से 3 प्रकार के प्लेट किनारे होते हैं। वर्ड लिया है आपने, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा हो गया, आपने देखा कि किस तरह रचनात्मक प्लेट किनारे हमेशा समुद्रों में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भूपटपटी फैल गई है, फैलने से पतली हो गई है तो भूपटल पर गड्ढा हो गया तो उसमें पानी भर गया है ना। यही रीजन है कि रचनात्मक प्लेट किनारा अक्सर समुद्रों में ही बनता है। हाँ, पूर्वी अफ्रीका में अभी समुद्र नहीं है तो क्या हुआ, झीलें और नदियां तो है ना वहां पे, जहां पे की प्लेट फैल रही है। अब टूट जाएगी तो वहां पे लाल सागर का विस्तार हो जाएगा। कितना इजी है, भूगोल से आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो सकता। आप कोई दूसरा सब्जेक्ट इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। विनाशी प्लेट किनारा रचनात्मक हो गया। आइए, विनाशी प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट की रचना होती है, विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट की रचना इसलिए होती है क्योंकि प्लेटें दूर हटती हैं तो मेंटल से पदार्थ को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। पदार्थ अर्थात लावा, वही लावा जमकर क्रस्ट का निर्माण कर देता है, सागर सतह का विस्तार चलता रहता है। लेकिन विनाशी प्लेट किनारे में रचना नहीं बल्कि विनाश होता है, क्योंकि 2 प्लेटें यहां दूर नहीं हटती हैं। दिशा क्या है, दिशा देना भूल गया मैं, ये दिशा है। 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसलिए पदार्थ का यानी क्रस्ट का विनाश होता है। विनाशी प्लेट किनारा, इसीलिए इसको हम कहते हैं विनाशी प्लेट किनारा। ये विनाश करता है क्रस्ट का। समझाने को तो मैं समझाऊंगा ही, लेकिन पहले इस चित्र को थोड़ा सा समझ लें, फिर शुरू से शुरू करते हैं ना, एक क्रम से। आपने देखा होगा कि मैं एक सीरियल वाइज बोलता हूं। फिलहाल पहले चित्र को समझ लेते हैं। चित्र क्या कह रहा है, 2 तरह के चित्र बने हैं। एक में प्रशांत महासागर दिखाया गया है, पश्चिम में एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया वाला प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट कहते हैं, है ना, क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पर है। यूरोप पश्चिम में है, यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पर है, उस प्लेट को हम यूरेशियन कहते हैं। पूरा प्रशांत महासागर जिस प्लेट पर है उसको हम कहते हैं पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट। तो ये प्रशांत महासागर दिखाया गया है। नीले कलर की जो लाइन खींची गई है और उस नीले कलर की लाइन पर जो लाल कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। ये अभिसरण का क्षेत्र है। अभिसरण मतलब टकराना, अभिसरण हो रहा है। उसी को हमने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रूप में, अनुप्रस्थ काट के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। अनुप्रस्थ काट मतलब ऐसे आप देखते हैं, मतलब ऊपर से नजर डाल रहे हैं प्रशांत महासागर पे। यहाँ पे आप प्लेटों को साइड से देख रहे हैं खड़े होकर कि कैसे टकराती है ना, कैसे टकराती है ये देख रहे हैं आप।
तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक अधिक घनत्व वाली होती है और एक कम घनत्व वाली होती है। स्वाभाविक रूप से अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेल देगी। प्रशांत प्लेट अधिक घनत्व वाली है इसलिए इसको पीछे ढकेलती है और नीचे चली जाती है। पीछे ढकेलने के बाद घुस जाती है नीचे, कहां पर? प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट को पीछे ढकेलकर घुस जाती है मेंटल में। नीचे प्लेट के नीचे क्या है? मेंटल है, यानी एस्थेनोस्फीयर है, मेंटल में चली जाती है। तो धकेल कर जब नीचे चली जाती है तो संपीडनात्मक बल उत्पन्न होता है। जब दो चीजें आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो उस बल को हम क्या कहते हैं? संपीडनात्मक बल या संपीडन बल। तो प्रशांत और जब एक प्लेट नीचे जाती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं छेपित होना, छेपण। क्या कहते हैं? छेपण। यहां पे किस प्लेट का छेपण हो रहा है? प्रशांत प्लेट का छेपण हो रहा है ना? तो प्रशांत प्लेट अधिक घनत्व वाली है इसलिए यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपण हो जाती है, छेपित हो जाती है। तो प्रशांत प्लेट के छेपित होने से यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग, ये देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट का अगला भाग, इसको हम कहते हैं अग्रभाग। प्रशांत प्लेट के छेपित होने से यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया। विरूपित हो गया मतलब पहले ऐसे था तो बाद में ऐसे ऐसे हो गया, है ना? इसको हम कहते हैं विरूपित हो गया, उसका रूप बिगड़ गया। रूप बिगड़ जाने को हम कहते हैं विरूपित हो गया। तो प्रशांत प्लेट के छेपण से यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग विरूपित हो गया, जिससे उसके ऊपर स्थित मलबा, अवसादित मलबा मुड़कर वलित हो गया, अर्थात वलित हो गया। मुड़कर वलित तो गलत वाक्य है, वलित हो गया, क्योंकि मुड़ना और वलित होना एक ही शब्द है। तो उसके ऊपर स्थित मलबा वलित हो गया। यूरेशियन प्लेट के विरूपण होने से उसके ऊपर स्थित मलबा वलित हो गया। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीप पाए जाते हैं, द्वीपीय चाप। जब द्वीप श्रृंखलाबद्ध होकर बनते हैं एक के बाद एक, तो उसे हम कहते हैं द्वीपीय चाप, है ना, या द्वीप समूह। तो यही कारण है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको काले कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं। जरा जूम करके देख लीजिएगा। ये देखिए, अलास्का के पश्चिम में आलुशियन या क्यूराइल द्वीपीय चाप, सखालीन द्वीपीय चाप, जापान द्वीपीय चाप, उसके दक्षिण में फिलीपींस द्वीप समूह, और उसके दक्षिण में पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी मैप में आप देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी का जो पॉलिटिकल मैप आप खोलेंगे एशिया का, तो उसमें पापुआ न्यू गिनी का आधा भाग इंडोनेशिया का अधिकार है। पापुआ न्यू गिनी के पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया का अधिकार है ना। तो मतलब जीके में पूछता है कि पापुआ न्यू गिनी का पश्चिमी भाग किस देश के अंदर में आता है? इंडोनेशिया के अंदर में आता है ना। सुमात्रा, जावा और यहां तक चला है इंडोनेशिया। छोड़िए, वो तो जीके की बात होगी। तो पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर के मग्न तट पर, मग्न तट मतलब जो जल में डूबा हुआ छिछला क्षेत्र होता है। अचानक सागर की गहराई नहीं बढ़ जाती है ना। सागर कैसे गहरा होना शुरू होता है? सागर पहले धीरे धीरे गहरा होता है, धीरे धीरे, फिर अचानक तेजी से गहरा होता है। तो इस जल में डूबे हुए इस भाग को हम कहते हैं मग्न तट। और जब तेजी से गहराई बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं मग्न ढाल। परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सी बात है। जहां छिछला सागर है उसे हम कहते हैं मग्न तट, और जो तेजी से ढाल जहां शुरू होता है उसे हम कहते हैं मग्न ढाल। बस। तो पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर के मग्न ढाल या मग्न तट के सहारे द्वीपीय चाप पाए जाते हैं, अर्थात द्वीप समूह पाए जाते हैं। स्वर्णया क्यों पाए जाते हैं? यूराइल, सखालीन, जापान, फिलीपींस, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही क्यों पाए जाते हैं? क्लियर? क्योंकि ये जो अभिसरण हो रहा है ये महाद्वीप पर नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? महासागर में हो रहा है। तो जब यही अभिसरण अगर महाद्वीप पर होता तो किस चीज की रचना होती? पर्वत बन जाता, एंडीज पर्वत, है ना। तो ये अभिसरण यहाँ पे हो रहा है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है। यही रीजन है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है। अब आप समझ गए क्यों पाई जाती है? क्योंकि यूरेशियन प्लेट विरूपित हो जाने से उसके ऊपर स्थित मलबा वलित होकर सागर सतह से ऊपर उठ गया है ना। यही कारण है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में आलुशियन द्वीपीय चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है ना। ये द्वीप श्रृंखलाबद्ध होकर बनते हैं।
समझ रहे हैं? ठीक है, अब बाद में मैं यहाँ से बताना शुरू करूंगा, फिलहाल छोड़िए उस बातें। फिलहाल आप चित्र को समझ लीजिए। तो जब नीचे जाती है ये प्लेट, पहले तो द्वीप बन गया, फिर नीचे जब जाती है तो 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर पिघल जाती है, क्योंकि मेंटल में बड़ी गर्मी होती है, तो 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर पिघल जाती है। जहां पर पिघलती है वहां पे लावा का निर्माण हो जाता है। स्वाभाविक रूप से प्लेट क्या है? चट्टान है, चट्टान पिघलेगी तो क्या बनेगा? लावा बनेगा। तो जहां पर लावा का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बेनियाफ जोन। बेनियाफ जोन, क्लियर? बेनियाफ जोन में लावा का निर्माण होता है। तो लावा, अगर उसे कहीं से जल मिलता है, पानी मिलता है, लावा गर्म है, पानी को भाप में बदल देगा। भाप में बड़ी ताकत होती है, थोड़ी सी भाप ट्रेन दौड़ा देती है। तो भाप में इतनी ताकत होती है कि भाप चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करता है, ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो यूरेशियन प्लेट देख रहे हैं विरूपित हो गया है, यानी उसमें दरारें पड़ गई हैं। तो ये जो लावा है भाप के सहारे ऊपर उठती है, और भाप यूरेशियन प्लेट का जो विरूपित हिस्सा है, विरूपित मतलब जिसमें दरारें पड़ गई हैं, क्योंकि इसने इसको धक्का दिया तो विरूपित हुआ, दिख रहा है ना। तो भाप जो है ऊपर उठने का प्रयास करता है, तोड़ देता है, यूरेशियन प्लेट की कमजोर चट्टानों को तोड़कर ऊपर उठता है। और ऊपर कौन सा द्वीप है? फिलीपींस है, जापान है, सखालीन है, पापुआ न्यू गिनी है। इन द्वीपों पर ऊपर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है लावा, भाप के सहारे ऊपर उठता है, और इन द्वीपों पर ज्वालामुखी के रूप में, विस्फोट के रूप में, इसको हम कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन। ज्वालामुखी का उद्गार दो रूपों में होता है, एक दरारी उद्भेदन, अटलांटिक महासागर में कटक के सहारे जो लावा निकलता है ना, वो विस्फोट के रूप में नहीं निकलता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ वहां आवाज आती रहती है। वहां पे पास में जाएंगे, अगर लावा निकल रहा है तो गुड़गुड़ आवाज आएगी, इसका मतलब लावा धीरे धीरे शांत रूप में निकलता रहता है और आसपास फैलता रहता है पानी में, और निकलते ही पानी के संपर्क में जमकर ठोस हो जाता है। लेकिन स्थल खंड पर जब लावा का उद्गार होता है तो वो कठोर चट्टान को तोड़कर होता है। तो जब ये भाप असीम ताकत लगाते हुए चट्टान को तोड़ती है तो भड़ाक से आवाज आती है, बहुत तेज। इसीलिए हम इसको कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन, बिंदु के रूप में निकलता है, दरार के रूप में नहीं। तो यह लावा भाप के सहारे कमजोर चट्टान को तोड़ते हुए ऊपर स्थित द्वीपों पर केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है, और धीरे धीरे लावा है, लावा निकल रहा है तो एक के ऊपर एक जमा होता जा रहा है, और धीरे धीरे पर्वत का रूप धारण कर लेगा। यानी ज्वालामुखी क्रिया कहां होगी? हमेशा पर्वत के शीर्ष पर, यानी कभी वहां पर्वत नहीं था तो ज्वालामुखी क्रिया कहां होती थी? स्थल खंड पर। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो लगातार पदार्थ बाहर निकल रहा है, लगातार पदार्थ बाहर निकलता रहेगा, तो लाखों करोड़ों वर्षों में पहाड़ का रूप धारण कर लेगा। फिर ज्वालामुखी क्रिया कहां होगी? पर्वत के शीर्ष पर। यानी पर्वत के शीर्ष पर एक नली होती है जो कि भूगर्भ से जुड़ी होती है, मेंटल तक चली जाती है वो नली। पर्वत के शीर्ष पर एक नली होती है, देखा होगा आपने, कभी कभी उसमें पानी बरस जाता है, झील बन जाता है। झील, लंबे समय तक ज्वालामुखी क्रिया हुई नहीं तो झील बन जाता है, तो लोग पर्वत पर चढ़ते हैं, ज्वालामुखी में कूद जाते हैं और नहाने धोने का मजा लेते रहते हैं, देखा होगा आपने। हाँ, तो उसमें बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य होता है, जब शांत पानी होता है तो नीले हरे कलर का पानी दिखाई देता है, लोग नहाते रहते हैं, आपने देखा होगा, वो ज्वालामुखी का मुंह होता है वो। खैर, समझने वाली बात है। तो आप समझ गए कि ऊपर स्थित ज्वालामुखी पाया जाता है। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट फ्यूजियामा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट ताल, माउंट मेयान, माउंट पिनाटिगो। गूगल कर लीजिए, गूगल करके देख सकते हैं आप। माउंट ताल, माउंट मेयान, माउंट पिनाटिगो। जापान में माउंट फ्यूजियामा, और भी उससे मुझे सारे नाम नहीं याद हैं। तो यही रीजन है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपीय श्रृंखलाओं के सहारे ज्वालामुखी क्रिया भी होती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं उनकी एक विशेषता और क्या है कि उन पर ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है। कैसे होती है, उसका सोर्स कहाँ है, आप समझ गए? क्योंकि प्रशांत प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर पिघल जाता है, बेनियाफ जोन का निर्माण करता है, यहाँ से लावा उठता है भाप के सहारे, कमजोर चट्टान को तोड़कर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। और उसके बाद क्या है? हाँ, जब प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट को रगड़ती हुई नीचे घुसती है, यानी यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती है, तो यूरेशियन प्लेट पर रगड़ पैदा होता है। जो लाल कलर के स्पॉट है इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे रगड़ पैदा कर रहा है। एक वस्तु जब दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी धीरे धीरे तो रगड़ पैदा करती है। इस रगड़ से थरथराहट पैदा होती है। थरथराहट से क्या होता है?
भूकंप आ जाता है। ये भूकंप का क्षेत्र यहीं पे होता है, यही भूकंप केंद्र होता है, यहीं से भूकंप का जनन होता है। यही रीजन है कि जापान में, फिलीपींस में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जापान में हमारे की तरह सीमेंट, बालू और कंक्रीट के मकान नहीं मिलते हैं। जापान में ज्यादातर मकान लकड़ियों के बनते हैं, ताकि ढाते हैं फिर जोड़ लिए जाते हैं। जान माल की क्षति कम होती है, लकड़ियां टूटती नहीं है, लकड़ियां ज्यादा हिलेगा तो गिर जाएंगी, और लकड़ियां हल्की होती है, गिरेंगी तो मानव इंसानों की मृत्यु नहीं होती है। आप समझ में आया कि जापान में अधिकतर मकान लकड़ी के होते हैं, भूकंप बहुत ज्यादा आता है। तो यही रीजन है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपीय श्रृंखलाओं के सहारे भूकंप के तेज झटके आते हैं, है ना। अब भूकंप आएगा तो भूकंप कहां आ रहा है? महासागर में आ रहा है। तो भूकंप एक चीज और ले आएगा, क्या ले आएगा? सुनामी, है ना। जब भूकंप से सतह हिलता है तो सागर सतह भी हिलता है, उसके चलते लहर पैदा होती है, विकराल लहर। वो विकराल चल पड़ती है तट की ओर, और तट पे कौन है? जापान है, फिलीपींस है। सबसे पहले जापान फिलीपींस का सामना होता है। आप YouTube में सुनामी सर्च करेंगे ना तो सबसे ज्यादा वीडियो आपको जापान भूकंप की दिखाई देंगे। जैसे YouTube में आप सुनामी सर्च करिए, देखिए सारे भूकंप अधिकतर जापान की दिखाई देंगे। जापान में बहुत सुनामी आते हैं, सुनामी बहुत आती है जापान में। ठीक है, आप समझ में आएगा कि यहाँ पे सुनामी क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, एवरीथिंग। तो ये चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। हाँ, ये प्रशांत प्लेट जिस स्थल पर क्षेपित होती है, जिस बिंदु पर क्षेपित होना प्रारंभ होती है, वहां पर सागर तली गहरी हो जाती है। क्यों गहरी हो जाती है? क्योंकि प्रशांत प्लेट बेंड हो गई नीचे की तरफ। बेंड हो जाने से सागर तली नीचे चली गई। आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे गहराई कम है, यहाँ पे गहराई ज्यादा है। तो जहां पर प्रशांत प्लेट क्षेपित होती है वहां पर सागर तली गहरी हो जाती है, जिससे गहरे गहरे महासागरीय खड्डों का निर्माण हो जाता है, ट्रेंच। उदाहरण के लिए मेरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच। आप मैप में देखेंगे तो आपको फिलीपींस के ठीक पूरब में, मैं दिखाई देता हूं आपको, फिलीपींस के ठीक पूरब में मेरियाना ट्रेंच और फिलीपींस ट्रेंच आपको दिखाई देंगे। देखिए, ये देखिए, ये फिलीपींस के द्वीप, ये पापुआ न्यू गिनी है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, ये पापुआ न्यू गिनी है ना। ये फिलीपींस, ये जापान, ये सखालिन, ये क्यूराइल। तो अल्यूशियन द्वीपीय आप कहते हैं इसको, ऊपर वाले को। ये अल्यूशियन द्वीपीय, आप देखिए लिखा हुआ अल्यूशियन, ये देखिए अल्यूशियन लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे फिलीपींस है। फिलीपींस के ठीक पूर्व में आप क्या देख रहे हैं? मिंडानाओ गर्त, है ना, यानी मिंडानाओ ट्रेंच है। उसके बाद फिलीपींस ट्रेंच भी है। उसके बाद यहाँ पे मेरियाना ट्रेंच भी है। ये मैप बहुत ही छोटा है, इसके चलते यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मेरियाना ट्रेंच। आप किसी बड़े वाले पे देखेंगे ना तो वहाँ पे पूरा में एक मेरियाना ट्रेंच भी लिखा होगा, यहीं पे है। ओके, मिंडानाओ गर्त, फिलीपींस गर्त, है ना, मेरियाना ट्रेंच, ये सब यही पाए जाते हैं। यहाँ पे गर्त क्यों पाए जाते हैं समझ में आ गया। सबसे ज्यादा ट्रेंच कहाँ पे है? सबसे ज्यादा और सबसे गहरे महासागरीय गर्त यानी खड्ड पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? इसके चलते पाए जाते हैं, है ना। तो ये तो हो गया मानचित्र। आइए समझ लेते हैं विनाशी प्लेट किनारा। जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, यानी टकराकर अभिसरित होती हैं, यानी जब दो प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है, यानी अभिसरित होती हैं, तो विनाशी प्लेट किनारे का निर्माण होता है। जहां रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है, वही विनाशी प्लेट किनारे के सहारे पदार्थ का विनाश होता है। अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर उसके नीचे क्षेपित हो जाती है, और क्षेपित होकर मेंटल में चली जाती है। मेंटल में जाने के बाद पिघल जाती है, जिससे बेनियास जोन का निर्माण होता है। यह लावा निर्माण का क्षेत्र होता है यहाँ, ठीक है, मतलब मेंटल में जाकर पिघल जाती है। इससे क्रस्ट का विनाश होता है। अभी इतना ही जानना है। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट को पीछे ढकेलकर नीचे मेंटल में क्षेपित हो जाती है, जिससे लावा का निर्माण होता है। इस प्रकार विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। हाँ, प्लेट किनारे तीन प्रकार के हो सकते हैं। नहीं सॉरी, क्योंकि प्लेट किनारे तीन जगहों पर बनते हैं। नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूं। हाँ, प्लेट किनारा महाद्वीपीय भी हो सकता है और महासागरीय भी। प्लेट किनारा भाई स्थल खंड पे क्या है? स्थल मंडल पे या तो महाद्वीप है या तो महासागर है।
तो प्लेट किनारा महाद्वीप पर भी हो सकता है किसी प्लेट का किनारा, और किसी प्लेट का किनारा महासागर पर भी हो सकता है। तो चूंकि प्लेट किनारे महाद्वीपीय भी हो सकते हैं और महासागरीय भी हो सकते हैं, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियां होती हैं। अभी तो ये बातें बोला मैं थोड़ी देर पहले, अब ये बोल रहा हूं चूंकि प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं और महासागरीय भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियां होती हैं। महासागर महासागर अभिसरण, महासागर महाद्वीप अभिसरण और महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण। मतलब मैं किनारों की बात कर रहा हूं। महासागर दो महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। मैं प्लेटों की बात कर रहा हूं, है ना। तो प्लेट महासागरीय भी हो सकता है और महाद्वीपीय भी, इसलिए अभिसरण की 3 परिस्थितियां होंगी। महासागर महासागर अभिसरण, महाद्वीप महासागर अभिसरण और महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण, है ना। आज हम जो समझेंगे वो है महासागर महासागर अभिसरण। जो बोल रहा हूं लिखते जाइएगा, नोट्स अलग से लिखवाया जाता है। नेक्स्ट, अब आपने ये जो चित्र देखा ये किसको बयान कर रहा है? महासागर महासागर प्लेटों के मध्य अभिसरण को बयान कर रहा है। कैसे बयान किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस चित्र को दिखाते हुए जो लेक्चर दिया वही हूबहू लिख देंगे, हो जाएगा महासागर महासागर अभिसरण। आइए फिर से स्टार्ट कर दूं, जो मैंने बोला उसको क्रमबद्ध रूप में बोल दूं, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फिर से, महासागरी और महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण, ठीक है। 2 महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, 2 महासागरी प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न तट के सहारे संपन्न हो रही है। जहां अधिक घनत्व वाली भारी प्रशांत प्लेट कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होकर मेंटल में जा रही है ना। इस क्षेपण के परिणाम स्वरूप प्रशांत प्लेट, अधिक घनत्व वाला प्रशांत प्लेट का क्षेपण होने से यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग संपीडनात्मक बल के कारण विरूपित हो रहा है या विरूपित हो गया है ना। इसके चलते यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित मलबा वलित होकर सागर सतह से ऊपर उठ गया है। यही रीजन है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीपीय चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है। उदाहरण के लिए अल्यूशियन द्वीपीय चाप, सखालिन द्वीपीय चाप, जापानीज द्वीपीय चाप और फिलिपाइन द्वीपीय चाप और पापुआ न्यू गिनी द्वीप, है ना। अब आप समझ गए। नेक्स्ट, जब प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होकर मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचता है तो बेनियाफ जोन का निर्माण होता है। यह लावा निर्माण का क्षेत्र होता है ना। अगर क्योंकि यहाँ पर अभिसरण महासागर में होता है, इसलिए बेनियाफ जोन में जल की आपूर्ति होने लगती है। अभिसरण महासागरीय क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए बेनियाफ जोन में जल की आपूर्ति होने लगती है, जिससे भाप बनता है। भाप के सहारे लावा ऊपर उठता है और यूरेशियन प्लेट के कमजोर चट्टान या दरार वाले क्षेत्रों को तोड़ते हुए ऊपर उठता है और ऊपर स्थित द्वीपीय चापों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में यह लावा प्रकट होता है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न तट के सहारे जितने भी द्वीप हैं, अधिकांश द्वीपों पर ज्वालामुखी क्रिया भी संपन्न होती है। उदाहरण के लिए जापान में फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, और फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटिबो, ठीक है। समूचे प्रशांत महासागर, समुचित पश्चिमी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, जिसके चलते यह भाग अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर के आधे भाग का निर्माण करता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर के किनारे को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। इधर भी ज्वालामुखी क्रिया होती है और एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वतों के सहारे भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। हो गया ना, बन गया ना रिंग। तो ये रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? इस समूचे क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे जो ज्वालामुखी क्रिया होती है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में, ये महाद्वीप पर होती है, रॉकीज और एंडीज पर्वत के सहारे, क्योंकि यहाँ पे अभिसरण महासागर में नहीं होता है, महाद्वीपीय क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे चूंकि महासागरीय क्षेत्र में अभिसरण की क्रिया होती है, इसलिए जो ज्वालामुखी होते हैं वो ऊपर स्थित द्वीपों पर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए माउंट फ्यूजियामा, तमाम उदाहरण मैंने बताया। तो चूंकि यह भाग चूंकि
समूचे पश्चिमी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती रहती है, इसलिए यह भाग अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर के आधे भाग का निर्माण करता है। ठीक है। हाँ, जब प्रशांत प्लेट छेपित होने के क्रम में यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रवेश करती है या यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती है तो यूरेशियन प्लेट पर रगड़ उत्पन्न होता है। यही वास्तव में भूकंप का क्षेत्र होता है। यही कारण है कि समूचे पश्चिमी प्रशांत महासागर में भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं या भूकंप आते रहते हैं। उदाहरण के लिए जापान फिलीपींस में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट, जिस स्थल पर प्रशांत प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती है वहां पर सागर तली गहरी हो जाती है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे गहरे खड्ड यानी ट्रेंच पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मिंडानाओ ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच। ओके। हाँ, चूंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर भूपटल के दो सबसे बड़े प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र है। पश्चिमी प्रशांत महासागर अभिसरण क्षेत्र है किसका? प्रशांत प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का। उसी को मैं बोल रहा हूं। क्योंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर भूपटल के दो सबसे बड़े प्लेटों का अभिसरण क्षेत्र है, इसलिए समूचे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की श्रृंखलाओं के साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती रहती हैं। चूंकि यहाँ पर भूकंप महासागरों में उत्पन्न होता है, इसलिए महासागरों में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती हैं जो सुनामी के रूप में इन द्वीपों से टकराती हैं और इस क्षेत्र में अक्सर सुनामी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। ये हो गया महासागर महासागर अभिसरण। शुरू में ही मैंने चित्र के बारे में बता दिया, तो देखिए बोलने और समझने मुश्किल नहीं हुई ना। हाँ, इसके बाद महासागर महाद्वीप अभिसरण हम लोग पढ़ेंगे। ये छोटा है, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में करनी थी क्योंकि बाकी दोनों भी इसी तरह हैं। एक तो ये छोटे हैं पढ़ने में, ऊपर से इनमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, स्टाइल वही रहेगी, बस नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे गर्तों के नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपने मेरियाना ट्रेंच पढ़ा तो बाद में महासागर महाद्वीप में आप पेरू ट्रेंच पढ़ेंगे। महाद्वीप महासागर अभिसरण इसके बाद पढ़ेंगे। वास्तव में यहाँ पे जो अभिसरण हो रहा है यानी अमेरिकन प्लेट और अटलांटिक प्रशांत प्लेट, इधर अमेरिकन प्लेट है और इधर प्रशांत प्लेट है। अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट के मध्य जो अभिसरण हो रहा है वो वास्तव में महासागर और महाद्वीपीय प्लेट के मध्य अभिसरण का उदाहरण है, क्योंकि ये महासागरीय प्लेट हो गई और अमेरिकन प्लेट क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के मध्य अभिसरण। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के मध्य अभिसरण की क्रिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के सहारे संपन्न हो रही है ना? प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के सहारे संपन्न हो रही है। क्योंकि यह अभिसरण महाद्वीप के बिल्कुल समीप संपन्न हो रहा है ना? इसलिए विरूपण के परिणाम स्वरूप वलित पदार्थ महासागरों में नहीं बल्कि महाद्वीपों पर बनते हैं। पदार्थ का जो वलन होता है, वलित पदार्थ कहां पर वलित होता है? महासागर वलित नहीं हो पाता है, महाद्वीपों पर पदार्थ वलित हो जाता है। अभी मैं डोंट वरी, अभी उसका बारी नहीं आया, मोटा मोटा समझा रहा था। यही रीजन है कि जहां पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है क्योंकि वलन की क्रिया महासागर में होती है, वही पूर्वी प्रशांत तट के सहारे वलित पर्वत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वलन की क्रिया महासागर में नहीं बल्कि महाद्वीपों पर संपन्न होती है। वलन मतलब फोल्ड होना, फोल्डेड माउंटेन। एंडीज दुनिया का सबसे बड़ा वलित पर्वत है ना? और यहाँ पे कौन सा ट्रेंच पाया जाता है? पेरू ट्रेंच पाया जाता है ना? ज्वालामुखी, एंडीज पर्वत पर सबसे ज्यादा 22 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कितने? 22। क्यों यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं? क्लियर हो गया? तो ठीक है, इसको हम अगले में लिखवा देंगे। इन दोनों को एक साथ अगले वीडियो में कंपाइल करवा देंगे। इसमें कुछ अलग से समझने वाली बात नहीं रहेगी, समझ तो चुके ही हैं आप। यही बात हर जगह दोहराया जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। महाद्वीप अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय की रचना हुई है। महासागर महाद्वीप के परिणाम स्वरूप एंडीज पर्वत की रचना हुई है और महाद्वीप के परिणाम स्वरूप हिमालय की रचना हुई है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत क्या है? एक तरह से महाद्वीप पाया जाता है और उत्तर में यूरेशियन प्लेट है, दोनों महाद्वीपीय क्षेत्र टकराते हैं तो हिमालय की 3 श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया है। क्यों? क्योंकि अभिसरण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न हुई है। पहले चरण में बृहद हिमालय, दूसरे चरण में लघु हिमालय, तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप अच्छे से समझ के मेरी बातों को लिख लेते हैं तो इसे एक बार ही पढ़ लेना पर्याप्त होगा मेरे ख्याल से। तो
चलिए अगले वीडियो में बाकी दोनों को पढ़ा के प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार।